स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैप 5 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। सर एक इज्तिमाई दुआ से इस क्लास का, इस बैच का स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस दफा FAR 2 में आए वो रिजल्ट के बाद भी FAR 2 में ही रहे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग बड़े एक्साइटेड होकर FAR 2 में आते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट के बाद आके उनको वापस से ग्रुप ए में लेके चला जाता है, FAR 1 में लेके चला जाता है। तो इंशाल्लाह जो लोग FAR 2 में ग्रुप ए के कम से कम 2 तो पास हो जाए ताकि ग्रुप का बी का जो खाता है वो हमारा खुलना स्टार्ट हो। एनीवे हमारे पास आई होप कि ज्यादातर स्टूडेंट्स वही होंगे जो कि 3 या 4 पेपर्स की तरफ जा रहे होंगे, अनलेस कि उनके लेसर नंबर ऑफ पेपर्स रहते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसके 3, 4 या उससे ज्यादा पेपर्स रहते हैं और उसने प्लान किया हुआ कि यार मैं 2 पेपर्स दूंगा या 1 पेपर्स दूंगा? कोई है तो भले ब्लंटली बताएं। 4 रहते हैं, 2 दे रहे? 4 रहते हैं और 2 में पेयर होंगी? नहीं, मतलब इस दफा मार्च 23 के लिए 2 पेपर्स के लिए प्लान कर रही हैं, 3 या 4 नहीं। तो तुम तो तेज लड़के हो, तुम क्यों 4 पेपर्स रहते हो और 2 की तरफ जा रहे हो? अगर ये प्लानिंग की हुई है कि अभी 2 उठा लेता हूँ और 1 रिजल्ट के बाद उठा लूंगा तो इट्स ओके, लेकिन ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि हम मार्च 23 में देंगे ही 2 पेपर्स। सर मेरी एक बड़े भाई के तौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी कि हरगिज़ आप लोगों ने अपने इस जिंदगी के सबसे जो आपका एनर्जेटिक टाइम है ना, इसको इस तरह से 1-1, 2-2 पेपर्स को मैनेज करने में जाया ना करें काइंडली। डे 1 से अब आप लोग पिछले बैच में या उससे पिछले बैच में आप लोगों की कैप की जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों को सीए की डिफिकल्टी लेवल या सीए के कोर्स कंटेंट या सीए को जो पढ़ने का तरीकेकार है उससे इतनी ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं थी। लेकिन अब आप लोग 1-2 बैचेस कैप के पढ़कर आ चुके हो। एग्जामिनर आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है, आईकेप के कोर्स कंटेंट में कितनी चीजें और कितनी डेप्थ में कवर करनी है, सारी चीजों को आप लोगों का बेसिक नो हाउ है। तो अब आप लोग एक इस पोजीशन में आ गए कि आप कैप के 3 सब्जेक्ट्स इजीली में मैं समझता हूं कि मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज 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 ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप लोगों का ये जो टाइम है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हो, ये एनर्जी का लेवल कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस टाइम को आपने जाया नहीं करना। कम से कम आप लोगों को 3 पेपर्स में फेल होना है। किसी की कैफ क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, किसी की कैफ क्वालिफाइड अटेम्प्ट है और उनके 4 पेपर्स आ गए, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये होगी कि उसको 4 पेपर्स की तरफ भी जाना चाहिए। 2-1 पेपर्स में रिकमेंड नहीं करूंगा। सर तो हमारे पास एक तो हमने प्रिंसिपली ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि हमने कितने नंबर ऑफ पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंडली आप लोग अगर 3 या 4 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो FAR 2 के साथ मोस्ट प्रोबेबली है कि आप लोगों का ऑडिट होगा, मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, या कंपनी लॉ का पेपर होगा, या फिर हो सकता है कि हमारे पास ग्रुप ए का कोई विरासत में सब्जेक्ट आ रहा हो। अगर मैं ग्रुप बी लेवल पे इन 4 सब्जेक्ट्स यानी कि FAR 2, MFA, ऑडिट और कंपनी लॉ, इन 4 सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा अगर कंपेयर करूं ना तो FAR 2 इन चारों में सबसे आसान पर्चा होने वाला है। FAR 2 इस सब में से आसान पर्चा होने वाला है। रीजन भी, ऑडिट तो तुम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम पढ़ोगे ही सी में पहली बार, तो उसमें तुम्हें ड्राफ्टिंग के भी इश्यूज आएंगे, उसमें तुम्हें टेक्निकलिटीज के भी इश्यूज आएंगे, तो उसमें तुम्हारा एक मेजर टाइम लग रहा होगा। MFA का एक छोटा वर्जन आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फॉर्म में ऑलरेडी ग्रुप ए में पढ़कर आए हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हायर लेवल की बातें होंगी। वहां जो नंबर्स आपने कैलकुलेट किए थे यहाँ पे उन्हीं का एनालिसिस हो रहा होगा, तो अगेन एक थ्योरेटिकल एरिया आप लोगों को थोड़ा टफ टाइम दे रहा होगा। कंपनी लॉ का पेपर प्योर थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन जब से ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 में लॉ का पेपर 2 पेपर्स में स्प्लिट हुआ है, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में, तो इनका कंटेंट काफी कम हो गया। पहले ये लॉ के 2 पेपर नहीं हुआ करते थे, लॉ का सिंगल पेपर हुआ करता था, यानी कि जो कुछ आप बिजनेस लॉ में पढ़कर आए हो, जो कुछ आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, ये सारा कुछ एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता था, तो थ्योरेटिकल और एक लेंथी सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन अब बिजनेस लॉ कंपनी लॉ टूट जाने की वजह से अब मैं समझता हूं कि इनके कोर्स कंटेंट रिलेटिवली कम हो गए। इतने नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस इसमें नहीं लग रही होती जितनी एज कंपेयर टू ऑडिट, FAR 2 या MFA में लग रही होती। तो अब क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से पूछे या इन चारों सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से पूछे तो मेरी नजर में FAR 2 का सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे हल्का सब्जेक्ट है, सबसे कम टाइम तुम्हारा FAR 2 पे लग रहा होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ स्टडीज। क्लासेस का ड्यूरेशन तो इन तीनों चारों सब्जेक्ट का मोर और लेस 150 to 180 आवर्स के दरमियान ही होगा, लेकिन आप लोगों ने घर पे ज्यादा टाइम ऑडिट को देना है, MFO को देना है, कंपनी लॉ के अगर रट्टे या सिनेरियो के सिचुएशंस की प्रैक्टिस वगैरह को करना है तो उनको देना है। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है वो आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि FAR 2 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना,
लेकिन अगर चारों के कंपैरिजन में तुम कहोगे तो तुम्हें FER2 को सबसे रीजनेबली कम टाइम देना होगा। इंशाल्लाह तुम लोगों की जो मैक्सिमम कवरेज, पास्ट पेपर, ये कॉन्सेप्ट, फला कॉन्सेप्ट, हर तरह के सिनेरियोज, वो इंशाल्लाह आप लोगों के क्लास में ही कवर हो जाएंगे। ऑब्वियसली FER2 से FER1 से लेवल थोड़ा ऊंचा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पुरानी स्कीम में थोड़ी एनोमलिटीज थी कि कुछ मुश्किल स्टैंडर्ड्स FER1 के कोर्स का पार्ट थे, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। ये एक रॉकेट साइंस स्टैंडर्ड है जो कि पहले पुरानी स्कीम में FER1 लेवल में हुआ करता था, तो FER1 का लेवल बहुत ही ऊपर चला गया था, लेकिन इसको थोड़ा सा अब बैलेंस कर दिया गया है, प्रॉपर सीक्वेंस क्रिएट कर दी गई है कि जो अच्छे स्टैंडर्ड्स है, जो थोड़े मुश्किल स्टैंडर्ड्स है, वो आपके FER2 लेवल पे। तो FER1 से हमारा लेवल जरूर इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या कोई बहुत ज्यादा अनोखी चीजें देखने को नहीं मिल रही होगी। क्लासेस के हवाले से मैंने जैसे कि बताया कि तकरीबन 150 टू 180 आवर्स की हमारी क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। 100% कोर्स फॉर्मली मैं ही आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। कुछ 10% कोर्स का ऐसा है, हार्डली 12 से 13 घंटे, जो कि सर मुजम्मिल मुनाफ आप लोगों को कवर करवाएंगे, और वो एरिया जो सर मुजम्मिल मुनाफ आप लोगों को कवर करवाएंगे, उनके भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। तो उन एरियाज में आप डिसाइड कर लेना कि आपको सर मुजम्मिल मुनाफ से वो एरिया कवर करना हो या मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर करना हो। बाकी जो मेजर 90% एरिया वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कवर करवा रहा हूँगा। क्लासेस का डेकोरम ज्यादातर लोग तो वैसे ही है जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मुझसे ग्रुप ए में या पिछले बैच में आधा FR2 भी पढ़ के चले गए थे। तो हफ्ते में हमारी 3 से 4 क्लासेस हुआ करेंगी, 2-2.5 घंटे का क्लासेस का ड्यूरेशन होगा। जो भी क्लासेस होगी वो फिजिकल और लाइव तो कंडक्ट होगी, और उसी का रिकॉर्डेड वर्जन आप लोगों के पोर्टल पे भी अवेलेबल होगा। इंशाल्लाह हमारा कोर्स पेपर से 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक के रेगुलर क्विज मॉक वगैरह कंडक्ट हो रहे होंगे। तो ये तो थे पहले भी नहीं होते। हाँ सर हुए हैं, आप लोग दिए हो ना दिए वो अलग बात है। हाँ? तो पूछा टाइम, मैं भी टाइम पास करूँ ना आपके साथ। एनीवे, कोई सवाल हो किसी का, किसी भी लिहाज से, किसी भी हवाले से? अदरवाइज फिर हम अपनी आज ही के लिए पहली क्लास को यूटिलाइज करते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल तो प्लीज पूछे मुझसे, ऑनलाइन फिजिकल कैसा भी कोई भी सवाल। सर FER2 के साथ देखिए, आपके पास ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट्स है ना, कंपनी लॉ, ऑडिट, MFA एंड FER2। ऑडिट का सब्जेक्ट बगैर FER2 के नहीं पढ़ा जा सकता। ऑडिट का सब्जेक्ट आपके बगैर FER2 के नहीं पढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि FER1 लेवल पे हमने कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स देखे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। FER2 लेवल पे आप कुछ और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स देखोगे जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्प करेंगे, और ऑडिट के सब्जेक्ट में उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जा रहा होता है। तो जब तक हमें किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स एंड प्रिंसिपल मालूम ना हो, तो उनकी ऑडिटिंग करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो अगर आप ऑडिट दे रहे हो तो या तो आप उसी बैच में FER2 पढ़ रहे हो या उससे पिछले बैच में पढ़ के आ चुके हो। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि हम ऑडिट अभी दे रहे हो और FER2 अगले टाइम में देंगे, ये डिजास्टर होगा। तो ऑडिट का अगर मैं पर्चा सेलेक्ट कर रहा हूं तो या तो मैंने FER2 लास्ट बैच में पढ़ा हो या मैंने करंट बैच में मैं ऑडिट और FER2 साइमल्टेनियसली चला सकता हूं। बाकी इसमें ऐसा कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मोर और लेस क्लास आवर्स, कंटेंट, डिफिकल्टी लेवल इन चारों सब्जेक्ट्स में मोर और लेस इक्वली होगा। ये थोड़ा रीजनेबली इजी होगा। तो आप FER2 के साथ कंपनी लॉ ऑडिट दो, FER2 के साथ ऑडिट MFA दो, FER2 के साथ MFA कंपनी लॉ, ये सारी कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है कि मोर और लेस इक्वली होंगे। सर किसी ने सवाल पूछा IFRS लेने की जरूरत होगी, बड़ा वैलिड सवाल है। सर फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट अटेम्प्ट में FER1 में एग्जांपल कोट की थी, अल्लाह ताला ने खुद ही जहन में डाल दी थी कि अगर आप एक कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और एक आपके पास किताब है कि हाउ टू ड्राइव फास्ट या हाउ टू ड्राइव कार, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको ओपन बुक एग्जाम है, उस रेसिंग में आप किताब भी लेके जा सकते हो। तो गाड़ी चलाते वक्त उसका बुक की जो वैल्यू होगी FER2 के पेपर में IFRS की भी वही औकात होगी।
यानी कि कोई काम नहीं आ रही होगी। अच्छा, काम नहीं आ रही होगी इसका क्या है, उस बुक से कुछ भी नहीं आ रहा होगा सर। एट टाइम्स 8-10 मार्क का पेपर बुक से आ भी जाता है। एक हमारे पास एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है IS 1037 के नाम से, जिसमें जनरली थ्योरी बेस्ड सवाल पूछे जा रहा होता है, आपको थोड़ी ड्राफ्टिंग करनी होती है, 8-10 मार्क की उसकी वेटेज होती है। वो सवाल ऐसा हो सकता है कि आपके IFRS से आ भी जाए, लेकिन पेपर के 3 घंटे इतने अनमैनेजेबल हो जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में पेपर दिए या नई स्कीम में, आप लोगों को एक चीज का अंदाजा हो गया होगा कि पहले वो पेपर में 6 या 5 सवाल पूछ रहा होता था, लेकिन अब वो कवरेज ज्यादा कर रहा है, सवाल की साइज छोटा कर रहा है, और 8 से 9 पेपर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 8 से 9 सवाल आपके पेपर में टेस्ट हो रहे हैं। तो जब हमारे पास इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा होता है। तो 3 घंटे के पेपर में 3 घंटे के पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग बुक में से कोई चीज देखकर कॉपी कर सको। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो ये FAR2 का कंटेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिस जमाने में मैंने FAR2 दिया था 70-80% कंटेंट यही था। यही 1037 का सवाल आया, मैंने FRS में कुछ चीजें रीड की हुई थी, कोई 12-15 मार्क के उस सवाल की वेटेज होगी। अब मैंने एक पॉइंट पढ़ा, IFRS में जाके वो बात ढूंढी और लिखना शुरू कर दिया, और इस एक पॉइंट में मैंने कोई 10 मिनट लगा दी। तो फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा ये 2-2 मार्क के सिनेरियो पूछे उसने, और एक एक पॉइंट पे अगर 10 मिनट लग जाएगा तो ये तो मैं कर कुछ भी नहीं रहा था, मेरी अंग्रेजी लिखने से फट रही थी, तो इस वजह से मैं IFRS से कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने बाकी जितने भी सिनेरियो उसने टेस्ट किए थे उसको अपनी ही जैसी तैसी अंग्रेजी में लिख दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर पास भी हो गया। तो ये 10-12 मार्क का सवाल IFRS से पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है जिसको आप इजीली सिनेरियो के बेसिस पे अप्लाई कर देते हो। ड्राफ्टिंग के लिए आप IFRS इस्तेमाल करने की होशियारी करते हो, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग उस स्टैंडर्ड को यूज करके फिर 80-90 मार्क के पेपर की अटेम्प्टेबिलिटी की तरफ जा सको। जी एहसान, जब तक हमारी क्लासेस शुरू की 3-4 डेमो क्लासेस है, ये YouTube पे अवेलेबल हो जाएगी। वंस डेमो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सारी क्लासेस फिर हमारे IQSF के पोर्टल पे अवेलेबल होगी। किसी और का कोई सवाल नहीं है? होगा सर, पूछें। पहली क्लास में टॉपिक एकदम से स्टार्ट कर दो ना तो टीचर को भी बड़ा अजीब फील हो रहा होता है, तो कोई सवाल पूछे मुझसे। सर क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा? सर क्लासेस का शेड्यूल नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा हैपेजेट चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक यानी कि जो हमारे पास अक्टूबर का फर्स्ट वीक होगा उसमें आप लोगों का टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाएगा। मिनिमम आपकी हफ्ते में 4 क्लासेस हो रही होगी, और अगर नीड हुई, वैसे तो जनरली ये जो मार्च वाला बैच होता है ये इतना पैनिक बैच नहीं होता, क्योंकि इसमें रमजान, मुहर्रम, ईद, बकरा ईद की छुट्टियां नहीं आ रही होती। तो होपफुली अगर हम हफ्ते की 4-4 क्लासेस भी ले तो हमारा ये कोर्स एग्जाम से एक पहले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। सर कौन से टॉपिक सर मुजम्मिल मुनाफ पढ़ाएंगे और कौन से आप पढ़ाएंगे? एक हैंडआउट है जो कि अभी कॉपी हो रहा है, आप लोगों को मिल जाएगा। मीनवाइल फाइज ने व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 हैंडआउट शेयर किए, उसमें से पहला वाला हैंडआउट ओपन करते हैं, पेपर एनालिसिस के नाम से। सर आप लोगों के साथ 2 हैंडआउट शेयर किए, एक IFRS 15 का हैंडआउट आ रहा है और एक ओवरऑल कोर्स और पास पेपर एनालिसिस का हैंडआउट आ रहा है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो मैंने कोर्स कंटेंट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मैंने ICAP की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम के जो रेलेवेंट FAR2 के पेजेस है उनको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो 3 मेजर एरियाज है हमारे पास। नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, number 2 is accounting for non-current assets, and number 3 is ethical and other areas of IFRS. अब इन सारे 3 एरियाज में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स या कौन कौन से चैप्टर्स है उनकी डिटेल्स आ रही है। मैं सिर्फ वो मार्क करवा देता हूं जो सर मुजम्मिल मुनाफ कवर करवाएंगे, बाकी सब मैं ही कवर करवाऊंगा। तो अगर आप आपके पास जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला एरिया है, ये एरिया 100% मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। जो आपके पास अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स में जो आपके पास पॉइंट नंबर 4 आ रहा है, apply the principle and concept for recognition, measurement at and after recognition and disclosures of biological assets, agriculture produce and government grant related to biological assets। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IS 41 एग्रीकल्चर। ये आप लोगों को सर मुजम्मिल मुनाफ करवाएंगे, और ये एक क्लास का टॉपिक है, 2 से 3 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास एथिकल एंड अदर एरियाज आ रहे हैं, एथिकल एंड अदर एरियाज में जो हेडिंग नंबर A आ रही है ना, एथिक्स, ये सर मुजम्मिल मुनाफ आप लोगों को कवर करवा रहे होंगे। एथिक्स में भी हार्डली
एक क्लास हो रही होती है, एक क्लास में सारी एथिक्स आप लोग, वैसे तो एथिक्स साथ साथ ही सीखते रहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अदर एरियाज ऑफ फायर, सबको ये पता है मैं कहाँ रीड कर रहा हूँ? अदर एरियाज ऑफ फायर, इसमें जो पॉइंट नंबर 1 आ रहा है, ऑपरेटिंग एंड रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर एंड मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एंड रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अगेन ये भी सिर्फ एक क्लास का स्टैंडर्ड है, ये आप लोगों को सर कवर करवा रहे होंगे। और पॉइंट नंबर 2 और 3, apply the principle and concept for recognition, measurement, disclosures and of existing and non-existing events, and apply the principle and concept for recognition, measurement, disclosure of provision, contingent assets and contingent liabilities। ये दो स्टैंडर्ड्स है 1037 जिनको साथ पढ़ाया जाता है, ये आपकी कोई 3 क्लासेस ले रहे होंगे, तो हार्डली समझ आपकी कोई 5 से 6 क्लासेस यानी कि 10 से 12 घंटे की क्लासेस होंगी, जिसमें ये 3-4 टॉपिक्स कवर करवाई जाएंगे। पेपर पर्सपेक्टिव से इनकी वेटेज अराउंड 10% होगी, बाकी जो 90% एरिया है, जो 170 घंटे, वो आप लोगों को मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी नहीं, अदर एरिया में जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 6 है, ये मैं आपको करवाऊंगा। अदर एरियाज में जो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 है, ये मैं आपको कवर करूंगा, और आज ही स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। अच्छा, इसके बाद मैंने पास्ट पेपर एनालिसिस दिया है। ऑब्वियसली आप लोग इस लेवल पे हो कि आप लोगों को आइडिया है कि पास्ट पेपर एनालिसिस की कितनी ज्यादा रेलेवेंस, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी तैयारी करने में। थोड़ा सा अगर हम गो थ्रू करें, अब जैसे पहला ही टॉपिक आ रहा है कंसोलिडेशन का, तो कंसोलिडेशन हर अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है, यानी आपके क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम का एक कंपलसरी क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 15 से 20 मार्क ऑन एन एवरेज कंसोलिडेशन के एरिया से टेस्ट किए जा रहे होते हैं। एफर्ट तो पढ़ने वापस आ गए हो तुम? सर कंसोलिडेशन का एरिया हमारा एक कंपलसरी एरिया है, जो कि हर अटेम्प्ट में टेस्ट किया जा रहा होता है। 15 से 20 मार्क की इसकी वेरीज रही है। इसके बाद IFRS 16 लीजेस, इसका गायबाना तारुफ हमने FAR1 या टैक्सी क्लासेस में अक्सर किया होगा, लेकिन इंशाल्लाह FAR2 लेवल पे पढ़ेंगे। और अगर इसको भी देखो तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में ही ये टेस्ट हुआ है, कोई 12 से 15 मार्क ऑन एन एवरेज से टेस्ट किए गए। IFRS 16 के बाद फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRIC 1, IAS 1037, IAS 12 इनकम टैक्स, IFRS 15। अभी सारे रिमेनिंग एरियाज है, सारे के इनके नाम अभी रीड करना थोड़ा सा एलियन फील हो रहा होगा, क्योंकि हमने इनके नाम पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। कोई स्पेसिफिक सवाल हो ओवरऑल कोर्स के हवाले से, ओवरऑल स्ट्रेटेजी के हवाले से, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो बेधड़क पूछें सर, भले कैसे भी सवाल हो। टोटल 15 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके कोर्स में कवर करवाए जाएंगे। सर टाइमिंग तो खैर डिपेंड करता है कि यहाँ जो ना